संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। संख्या पद्धति के अंतर्गत जो है हम लोग सामान्यतः सारी संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं और संख्याओं के बारे में पढ़ने के बाद जो है कोई भी सवाल में अगर हम लोग को सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, उसके बाद जो है परिमेय संख्या का अगर जिक्र हो जाए तो हम लोग ऐसा नहीं फील करते हैं कि इस चीज की जानकारी मुझे नहीं है और उस सवाल का अच्छे से समझ के लिए इन सब चीजों के बारे में जानना जरूरी है। करने के लिए तो बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। कोई भी मैथमेटिक्स लो, जैसे 5 का, 6 का, 7 का, 9 तक का या 10th का भी या कोई भी जनरल कंपटीशन का, उसमें पहला चैप्टर जो है सामान्यतः संख्या पद्धति का ही होता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि क्यों होता है, क्योंकि संख्याओं का समझ होना बहुत जरूरी है। तो संख्याओं से पहले हम लोग अंक पे आ जाते हैं कि अंक क्या होता है। तो अंकों के व्यवस्थित क्रम से ही जो है संख्या बनता है। अंक की बात करें हम लोग तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये 10 अंक होते हैं। सबसे छोटी अंक जो है वह 0 होता है और सबसे बड़ी अंक जो है वह 9 होता है। इसी 10 अंकों के मदद से जो है हिंदू अरबिक सारी संख्याएं जो है वह बनती है। वह 1 अंक का हो, 2 अंक का हो, 10 अंक का हो, कोई भी चीज हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग 46 लेते हैं तो यहाँ 2 अंक है, एक वंस के प्लेस पे और दूसरा टेंस के प्लेस पे। इकाई के स्थान पे 6 है और दहाई के स्थान पे जो है वह 4 है, तो 2 अंकों की ये संख्या हो गई। इसको अगर हम लोग विस्तारित रूप में अगर लिखे तो इस तरह से लिख सकते हैं। इसको और ज्यादा अगर लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये इसका प्रसारित रूप हो गया। तो साधारणतः अंकों का नॉलेज के तौर पे अगर बात करें तो अंकों की संख्या 10 होती है, जो 0 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक होती है। ये 10 अंकों से ही सारे संख्या बनते हैं। अलग अलग अंकों की संख्या बनती है। सबसे छोटी अंक जो है वह 0 है और सबसे बड़ी अंक जो है वह 9 है। और यहां से एक करके बढ़ रहा है और इससे ही संख्या बनती है। तो अगर हम लोग संख्या बनाने में बड़े अंक का प्रयोग करेंगे तो बड़ी संख्या बनेगी, छोटे अंक का प्रयोग करेंगे तो छोटी संख्या बनेगी। जैसे हम लोग एक अंक ले ले 1 और दूसरा अंक ले ले 3, तब 1 और 3 से किस तरह से संख्या बनेगी, तो 2 संख्या बनेगी, एक 1 और 3 और दूसरा 3 और 1। इकाई और दहाई के प्लेस को चेंज करके हम लोग संख्या बनाएंगे। तो छोटी अंक छोटी संख्या बनाएगी, बड़ी अंक बड़ी संख्या बनाएगी। उसके स्थान के परिवर्तन से भी संख्या के मान में जो है परिवर्तन होगा। जैसे आप यहाँ देखो कि इकाई में मैंने 3 लिया और दहाई में 1 लिया तो 13 हो गया, और यहाँ इकाई में 1 लिया, दहाई में 3 लिया तो यहाँ कितना 31 हो गया। तो इसके मान में कितना का परिवर्तन आ गया, इस चीज को भी आप देख सकते हो। तो छोटी अंक छोटी संख्या बनाएगी, बड़ी अंक बड़ी संख्या बनाएगी। संख्या के स्थानों का क्रम को चेंज करके संख्या का मान बदल जाएगा, नई संख्या बनाएगी। तो अक्सर सवाल जो है अलजेब्रा के तौर पे यहाँ ऐसे ही आता है कि 1 अंकों की संख्या या फिर 2 अंकों की एक संख्या है जिसके इकाई अंक दहाई अंक से इतना गुना बड़ा है। इस तरह से तो अंकों को जानना जरूरी है। तो किसी भी संख्या के जो इकाई सांकेतिक रूप होता है वह अंक है, यह एक इसका सिंबल है। इसी सिंबल से जो है अंक हम लोग लेते हैं, इसको इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं। तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं संख्या पद्धति पे। तो संख्या पद्धति की बात करें तो हम लोग कंप्लीट रूप से कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं, जिसमें सारी संख्याएं आ जाती है। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको मिश्रित संख्या भी बोलते हैं क्योंकि मिली हुई संख्या, इसमें बहुत सारी संख्या मिली हुई है। यह संख्याओं का समूह है। इसके अंतर्गत अलग अलग तरह के संख्या है। जैसे हम लोग देख लेते हैं एक बार, वास्तविक संख्या है, इसको रियल नंबर बोलते हैं, और इधर इमेजिनरी, इसको काल्पनिक संख्या बोलते हैं। इस संख्या की कल्पना ही होती है, जब इस पे आएंगे तो देख लेंगे। संख्या पद्धति में हम लोग अंक को देख लिए हैं, उससे पहले अंक के बारे में सारा कुछ जान लिए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में मिश्रित संख्या बोलते हैं।
कॉम्प्लेक्स के नंबर के अंतर्गत ही जो है सारी संख्या आ जाती है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में संख्याओं का समूह है, उसमें इसको दो भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से एक वास्तविक संख्या जो वास्तव में संख्या होती है जिसका हम लोग यूज करते हैं, और एक है काल्पनिक संख्या जिसकी हम लोग कल्पना करते हैं, उसको आगे हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं, देखते हैं। रियल नंबर, इसको कैपिटल आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल आर का मतलब हो गया रियल नंबर। अब रियल नंबर के जो प्रकार हैं एक बार उसको देख लेते हैं, फिर धीरे धीरे एक एक करके उन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसको जो है होल नंबर बोलते हैं। इसको इंटीजर नंबर बोलते हैं। इसको रेशनल नंबर बोलते हैं और इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक पदार्थ जो संख्या है उसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इसको सामान्यतः गिनती की संख्या भी बोलते हैं। यह 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4, 5 इस तरह से अनंत तक चलता है। इसमें कोई भी संख्या बड़ी संख्या नहीं है, क्योंकि बड़ी और छोटी अपेक्षित होता है। कौन किससे बड़ी है कौन किससे छोटी है, वास्तव में वो अपरिभाषित शब्द है। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ही हम लोग बड़ी और छोटी बोल सकते हैं। तो लास्ट जो है वह क्या होता है, अनंत ही होता है। यह धनात्मक संख्याएं होती है और इसके बीच का अंतर जो है वह 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करें तो वह 1 है, और बड़ी संख्या की बात करें तो वह अनंत है, क्योंकि कोई भी संख्या बड़ी नहीं है, वह किसके रिस्पेक्ट में बड़ी है यह मायने रखती है। उसके बाद पूर्णांक संख्या, जब गिनती की संख्या के समूह में 0 को हम लोग शामिल कर देते हैं तो वह संख्या कंप्लीट हो जाती है, और कंप्लीट होने के बाद 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से अनंत तक चलती है। तब जाके हम लोग इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। 0 से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या बोलते हैं, या 0 से शुरू होने वाली प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या बोलते हैं। या जिस संख्या के समूह में 0 हो और गिनती की संख्या हो उसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो सबसे छोटी संख्या की बात करें तो वह हो गया यहाँ 0। तो 0 से स्टार्ट होती है तो सबसे छोटी 0, उसके बाद 1, 2 ये संख्या भी धनात्मक संख्याएं होती है, सबसे बड़ी अनंत होती है। यहाँ भी अंतर जो है वह 1 का होता है। जिस तरह से प्राकृतिक संख्या में अंतर जो है 1 का होता था, उसी तरह से इसमें भी अंतर जो है 1 का होता है। अब इन दोनों संख्याओं को जब हम लोग मिलाते हैं और इसमें एक ऋणात्मक चीज भी लाते हैं तब जाके पूर्णांक संख्या होती है, जिसको हम लोग संख्या रेखा पे एक बार देख लेते हैं। या 0 हो गया जो इसको 2 भागों में बांटता है, एक तरफ धनात्मक दूसरी तरफ ऋणात्मक। तो धनात्मक के लिए हम लोग पॉजिटिव लिख देते हैं और ऋणात्मक के लिए नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब धनात्मक, नेगेटिव मतलब ऋणात्मक। इधर धनात्मक संख्या में प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 सेम डिस्टेंस पे अनंत तक, और इधर भी सेम डिस्टेंस पे अनंत तक। इधर जाने से मान बढ़ेगा, संख्या भी धनात्मक है, इधर आने से मान घटेगा, संख्या ऋणात्मक है। 0 के राइट साइड संख्या धनात्मक, 0 के लेफ्ट साइड संख्या ऋणात्मक। इधर 0 से लेफ्ट जो जो आगे बढ़ेंगे मान जो है
घटता जाएगा, जीरो से राइट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मान जो है बढ़ता जाएगा। तो अगर हम लोग जीरो से लेफ्ट बढ़े तब हो जाएगा पूर्ण, और जीरो से अगर हम लोग राइट चले तो पूर्ण, जीरो से लेफ्ट चले तो ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, इसको हम लोग ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। और तीनों चीज को अगर हम लोग शामिल कर देंगे, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, शून्य या पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, तब जो संख्या की समूह बनेगी उसको हम लोग बोलेंगे पूर्णांक संख्या, जिसमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य तीनों शामिल है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं परिमेय संख्या पे। जब पूर्णांक संख्या को ही P बाय Q के रूप में लिखते हैं, डेट मीन्स इसको भिन्न के रूप में लिखते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट है वो अंश है और नीचे वाला पार्ट जो है वो हर है। यहाँ पे P अंश है और Q जो है वो हर है। इसके लिए शर्त क्या है कि Q जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जब हर जो है वह जीरो हो जाएगा तो टोटल भिन्न का मान जो है वह क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए हर या फिर Q जो है वह जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे यह लिखना सही नहीं है, अपरिभाषित है। अगर हम लोग दो में 0/2 लिखते हैं, यह क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन 2/0 लिखते हैं तो यह चीज अपरिभाषित है। इसी को ध्यान रखना है। इसलिए सामान्यतः ऐसा लिखा जाता है कि नॉट इक्वल टू 0। जैसे ही जीरो होगा यह चीज ही अपरिभाषित हो जाएगा, तथ्यहीन, अर्थहीन हो जाएगा, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए ऐसा लिखते हैं। तो P जो है यहाँ पे वह पूर्णांक संख्या है, यह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। हर जो है वह धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन शून्य नहीं हो सकता है। इस चीज का खासा ख्याल रखें। उसके बाद हम लोग आते हैं अपरिमेय संख्या पे। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? सामान्यतः यूं कहा जाता है कि जिस संख्या को हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। यह सामान्य रूप से दी गई परिभाषा है। विशेष रूप से जो इसकी परिभाषा है उसको हम लोग एक बार देखते हैं कि रूट के अंदर कोई भी संख्या, प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो या परिमेय संख्या हो, जिसका पूर्ण वर्गमूल ना निकले, पूर्ण वर्गमूल ना निकले। जैसे हम लोग बात करते हैं 4 का, तो 4 का वर्गमूल जो है क्या हो जाएगा, 2 गुना 2, तो एटलीस्ट आ जाता है 2। 4 का वर्गमूल की बात करते हैं तो 2। अगर यहीं पे अगर हम लोग 5 का वर्गमूल की बात करें तो 5 का वर्गमूल तो निकलता है, पूर्ण नहीं निकलता है। वह जो है किस में आ जाता है, फ्रैक्शन में आ जाता है, परिमेय में आ जाता है। तो इसलिए वैसी संख्या जो वर्गमूल के तौर पे हो और उसका पूर्ण वर्गमूल न निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके बाद दूसरे तौर से अगर हम लोग देखें तो कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में हो, मतलब भिन्न के रूप में हो, और उसका दशमलव प्रसार जो है वह क्या हो, अशांत हो और साथ ही अनावर्ती हो, तब जाके वह संख्या जो है क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो अपरिमेय संख्या तब होगा जब परिमेय संख्या भिन्न के रूप में हो या कोई भी संख्या जो है वह परिमेय के रूप में हो और उसका दशमलव प्रसार करने पे जो है प्रसार उसका अशांत अनावर्ती है, तब जाके वह संख्या जो है अपरिमेय संख्या होगा। जैसे हम लोग बात करते हैं 1/2 की बात करते हैं तो यहाँ दशमलव के बाद क्या आ जाएगा, 5 कंप्लीट या शांत है। 3 की बात करते हैं तो 0. यहाँ 10 आ गया तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यह अशांत है लेकिन आवर्ती है। इसका मतलब कि एक ही संख्या का यहाँ बार बार जो है आना लगा है, मतलब
आवर्त, कोई चीज अगर बार बार आए तो उसे आवर्त कहते हैं। यहाँ 3 बार बार आ रहा है, इसलिए ये आवर्ती हो गया। तो यह भी नहीं होगा। अब एक बार हम लोग 7 लेते हैं, पॉइंट आ गया, तो फर्स्ट टाइम जो है यहाँ 10 होगा, तो उसके लिए 1 करेंगे, फिर 10 के लिए ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, 28 को लेके। आप भाग दे के भी देख सकते हो, अगर इस चीज को समझ में ना आए। जो जूनियर लेवल के स्टूडेंट हैं, जैसे 4, 5, 6, 7 में है, तो आप सामान्यतः आराम से भाग दे और उसके बाद देखें कि हमको क्या करना है। इस तरह से 3 करके, फिर 28 करके, फिर यहाँ 2 आ गया तो 14 करके, ठीक ना। तो उस चीज को देख लीजिए अच्छे से। तो यहाँ 1 आ गया, 4 आ गया, उसके बाद 14 के लिए इस्तेमाल करेंगे तो 2 आ जाएगा, वहां 2 के बाद 6 आएगा, तो 8 7 56, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 56 के बाद वहां 4 आएगा तो 40 हो गया, तो 7 5 35, फिर 5 आ गया तो 7 7 49। तो यह क्या है, अशांत है। अशांत के साथ साथ क्या है, अनावर्ती है। एक ही संख्या का जो है बार बार नहीं आता है, एक ही संख्या का बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो यह क्या है, अशांत तो है ही, साथ ही यह अनावर्ती है, मतलब एक ही संख्या का पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो इस कंडीशन वाली परिमेय संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। इस संख्या को क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो सामान्यतः 3, 4, 5 क्लास से ही हम लोग नेचुरल, होल, इंटीजर और रेशनल नंबर में पढ़ते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 9th में और 10th में आके हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। तो अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं तो यहाँ कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले जो परंपरागत परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं कि जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। हजारों ऐसी संख्या है जिसको हम लोग लिख सकते हैं, तो उसको नहीं कहेंगे। इसके लिए जो 1-2 कंडीशन है, उस कंडीशन को लेंगे। पहला कंडीशन, संख्या जो है रूट के अंदर हो और उसका पूर्ण वर्गमूल ना निकले। इसका एग्जाम्पल यहाँ लिए थे, जैसे 5 है, 5 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल रहा है। और दूसरा कंडीशन कि अगर संख्या जो है भिन्न के रूप में हो, परिमेय संख्या के रूप में हो, और उसका दशमलव प्रसार करने पर दशमलव प्रसार का जो मान आ रहा है वह क्या हो, अशांत हो और अनावर्ती हो, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। तब जाके हम लोग उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब इन्हीं संख्याओं का संक्रियाएं आगे होगा, और अंक गणित में जो कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे, वर्ग, वर्गमूल, प्रतिशत, औसत, उसके बाद जो है अलग अलग तरह का जो समानुपात, अनुपात, समय, उसके बाद जो है दूरी, चाल, तो इन्हीं संख्याओं का प्रयोग होता है। इन संख्याओं के साथ साथ हम कुछ और संख्या देख लेते हैं जो कि अक्सर सवालों में आता है। वह सवाल किसी भी टॉपिक से हो सकता है, जैसे हम लोग सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इन सब संख्याओं के बारे में भी सुनते हैं। आखिर यह संख्या जो है कहां से लिया गया है, उस चीज के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो सम संख्या बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, या यूं कह सकते हैं जो संख्या जो है 2 का गुणज हो, या जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से कट जाता हो, विभाज्यता के नियम में पढ़ेंगे। 2 का विभाज्यता जहां लागू हो जाएगा वह सारी संख्या जो है सम संख्या हो जाएगी, और जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो वह संख्या विषम संख्या। कंफ्यूजन अक्सर यहाँ हो जाता है, थोड़ा सा कठिन यहाँ हो जाता है। जो जूनियर सेक्शन के स्टूडेंट हैं, अगर बात करें तो प्राइमरी सेक्शन के, तो उनको यहाँ प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस चीज को हम लोग अच्छे से देखते हैं, भाज्य और अभाज्य में क्या अंतर है। तो भाज्य संख्या के बारे में बात करते हैं। तो वैसी संख्या जिसका
कम से कम 3 भाजक हो और अधिक कुछ भी हो सकता है। जैसे बात करें 6 का, बात करें 4 का, तो 6 का भाजक का बात करें तो 1 से भागा दे सकते हैं तो पूर्ण होगा, 2 से देंगे तो पूर्ण, 3 से देंगे तो पूर्ण और 6 से देंगे तो पूर्ण। तो वैसी संख्या जिसको किसी भी संख्या से भाग देने पे भागफल बिल्कुल पूर्ण है, वे सारी संख्या जो है वह क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। क्योंकि गुणनखंडन का जिक्र तो अभी किए नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जिसका कम से कम 3 गुणनखंडन हो। गुणनखंडन जब देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग इसको परिभाषित कर देंगे। अभी ऐसा कर सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 पूर्ण भाजक हो। 3 पूर्ण भाजक का मतलब है कि 3 अलग अलग संख्या से वह कंप्लीट कट जाएगी। जैसे यहाँ एक तो सभी के लिए है, 2 से 3 दूना 6, 3 से 2, 6 से 6 कम 6, तो यहाँ कितना हो गया, 1 2 3। एक और संख्या तो स्वयं सबके लिए होता है, उसके अलावा जो है कम से कम 2 हो या 1 हो, तब जाके भाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट आएगा। यहाँ सिर्फ 3 है, 1 2 और 4, तो यहाँ 3 हो गया। तो एटलीस्ट 3 होना चाहिए भाज्य के लिए। और सिर्फ जब 2 हो, 1 हो और स्वयं वह संख्या हो इटसेल्फ, कोई भी संख्या, जैसे 13 की बात करें तो एक तो उसमें 1 से भागा दे सकते हैं तब कंप्लीट कटेगा, और दूसरा 13 से दे सकते हैं। तो वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के सिवाय किसी से भी विभाजित ना हो वह अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो कम से कम 3 संख्या से विभाजित हो उसे कहेंगे हम लोग भाज्य संख्या। और कभी कभी ऐसे आ जाता है सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो जब 2 संख्याओं का मोसो क्या आए, 1 आए, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, सभाज्य संख्या कहते हैं। जो सामान्यतः 2 अभाज्य संख्याएं ही होती है। 2 अभाज्य संख्या जैसे 3 और 5, या कभी कभी भाज्य भी हो जाती है। तो इन दोनों का अगर हम लोग मोसो निकालेंगे तो 1 ही आएगा। अगर हम लोग यहाँ 3 और 4 लेंगे तो उस कंडीशन में ही 1 ही आएगा। तो भाज्य संख्या जिसमें 2 संख्याओं का मोसो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको क्या कहेंगे, सभाज्य संख्या कहेंगे। तो मोटा मोटी तौर पे यह संख्याओं का वर्गीकरण था, जिसमें हम लोग पहले संख्या पद्धति के बारे में जाने, फिर अंक के बारे में जाने, फिर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्रित संख्या के बारे में जाने। तो उसका पहला जो पार्ट था वास्तविक संख्या, यह वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही ये सारी संख्याएं आती है। यह खास तौर पे अगर बात करें हम तो यह जो संख्या, तो यह पूर्ण संख्याओं का ही ये पार्ट है। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या। इसके अलावा योग रूढ़ संख्या, संपूर्ण संख्या भी होता है, जो हम लोग अगर बुक देखेंगे तो बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। सामान्यतः ये सवाल में आते हैं, जैसे प्रथम 4 भाज्य संख्याओं का योग इतना है, प्रथम अभाज्य संख्या, प्रथम 4 सम संख्या, इस तरह से सवाल आते हैं। तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो संख्या में फिलहाल इतना सारा कुछ ही है, आगे इन्हीं सब चीजों का हम लोग संक्रिया के बारे में देखते हैं, जहां जोड़ घटा हो। उसके बाद कुछ माइनस प्लस भी देखते हैं, संख्याओं का माइनस प्लस देखते हैं। संख्याओं का माइनस प्लस क्या है, जैसे -4 है और फिर -8 है। अब इसमें कौन संख्या बड़ी है, कौन संख्या छोटी है, इन सब चीजों के बारे में भी जानना है। यहाँ 9 है और यहाँ जो है -4 है, तो इसमें जिक्र करेंगे हम लोग। जब 2 संख्याओं को देखेंगे और दोनों का जो चिन्ह हो वह समान हो, तो उसमें जो संख्या का संख्यात्मक मान छोटा होगा वह संख्या बड़ी होगी, और जो संख्याओं का संख्यात्मक मान बड़ा होगा वह संख्या छोटी होगी। अगर आपको इस बिल्कुल जटिल लगता है इस चीज को समझना, जो हमारे जूनियर सेक्शन के स्टूडेंट हैं और हिंदी माध्यम के हैं, तो वह सिंपल देखे कि इन दोनों के आगे जो माइनस है वह कुछ पल के लिए गायब कर दे। उसके बाद जो संख्या बड़ा है वह संख्या छोटा हो जाएगा। जैसे यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, और हम लोग सोचते हैं कि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो वहां क्या होगा, 8 बड़ा होगा। जब चिन्ह लग गया तो 8 छोटा हो गया। किससे, 4 से, पहला कंडीशन। दूसरा, संख्या रेखा पे जब हम लोग आएंगे, यहाँ 0 हो गया, यहाँ -1, -2, -3, -4, तो -4 से जो है -8 किधर है, लेफ्ट साइड है, और
-4 जो है राइट साइड है, तो संख्या रेखा पे जो राइट साइड हो उसका मान अधिक होता है, जो लेफ्ट साइड हो उसका मान कम होता है। इसलिए जो है -8 का मान जो है -4 से क्या है, वह कम है। यहां हम लोग बात करें -4 और 9 का, तो यहाँ तो यह धनात्मक संख्या है या ऋणात्मक संख्या है, देखने से ही पता चल सकता है। तो हम लोग संख्यात्मक मान का बात ही नहीं करेंगे, यह धनात्मक है। कोई भी संख्या लिखते हैं अगर उसके आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ है तो उसका सिंपल मतलब है कि वह संख्या जो है वह संख्या धनात्मक है। अगर हम लोग साइन लगाते हैं जैसे माइनस, सामान्यतः माइनस ही लगाते हैं, जब कोई संक्रिया करना हो तब 4 गुना ऐसे कुछ लिखते हैं या 2 भागा लिखते हैं, तो यह भी एक तरह का साइन है जो संक्रिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ भी संक्रिया ही है कि यह किससे छोटी है या किससे बड़ी है। जैसे हम लोग -4 की बात करें तो इसका सिंपल सा मतलब है कि 0 से ही 4 छोटी है। तो जब किसी संख्या में चिन्ह लगा हो और किसी संख्या में चिन्ह ना लगा हो, तो जिसमें चिन्ह ना लगा हो धनात्मक, और जब जिसमें चिन्ह लगा हो तो वह चिन्ह को देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कौन सी संख्या है। दो संख्याओं का चिन्ह जब समान हो तो जो संख्या धनात्मक में बड़ी है तो वह बड़ी है ही। जब दो संख्याओं का चिन्ह समान हो और दोनों चिन्ह जो है ऋणात्मक का हो, तो जो संख्या का मान छोटा होगा वह संख्या बड़ी होगी, जिस संख्या का मान बड़ा होगा वह संख्या छोटी होगी। जैसे -14 और -18, इसमें अगर हम लोग छोटी और बड़ी की बात करें तो -18 का संख्यात्मक वैल्यू जो है वह बड़ा है, -14 का संख्यात्मक वैल्यू जो है वह 18 से छोटा है, लेकिन माइनस लगा हुआ है इसलिए जो छोटा है वह बड़ा होगा, जो बड़ा है वह छोटा होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि -14 जो है -18 के राइट साइड में है संख्या रेखा पे, इसलिए ऐसा होगा। तो अक्सर जो हमारे जूनियर सेक्शन के स्टूडेंट होते हैं उनको माइनस और प्लस का बहुत कंफ्यूजन होता है, कभी सही करते हैं तो कभी गलत करते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में देख लें, जब संक्रिया करेंगे तो वहां देख ही लेंगे कि कोई संख्या है -4, उसको गुना किए 5 से तो क्या होगा, फिर -5 है, फिर गुना किए -5 को -5 से तो क्या होगा, फिर यहाँ कुछ नहीं है गुना है और इधर माइनस लगा हुआ है तो क्या होगा। तो संक्रिया जब देखेंगे तो देख लेंगे, एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। जब दो संख्याओं के बारे में बात करें, एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो, तो सबसे पहले जो संक्रिया है उसके अंदर कर दीजिए। जैसे यहाँ हम लोग गुना है तो गुना लिख दिए 20, और जो साइन लगा हुआ है उसको लगा दीजिए। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो 100 कौन सा साइन हो रहा है, माइनस का साइन 100 हो रहा है तो माइनस लगा दीजिए। यहाँ दोनों साइन क्या है, समान है। जब दोनों साइन समान हो तो वह जो है समान होने के कंडीशन में जो है वह कट जाता है। गुना के केस में बिल्कुल कट जाता है, माइनस गुना माइनस तो यह हो जाएगा प्लस, तो यहाँ 25 लिखेंगे। ऐसा नहीं कि इसको हम लोग -25 ही लिख देंगे, यहाँ पे आगे में धनात्मक है फिर ऋणात्मक है। जब चिन्ह असमान हो और कंडीशन गुना वाली हो तो असमान में हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, मतलब असमान है। तो असमान होने के कारण हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ इसका इस्तेमाल करेंगे। इस पे विस्तार से हम लोग जिक्र करेंगे जब टॉपिक आएगा। तो अभी तो सिर्फ प्लस माइनस का एक सामान्य जिक्र किया जा रहा है, तो उस चीज के बारे में आप देख लीजिए। बाकी टॉपिक वाइज हम लोग इस सब चीज का विश्लेषण करेंगे। तो आज के लिए इतना ही संख्या पद्धति में। थैंक यू।